अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछला जो लेक्चर था आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब दो मासीस एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली से विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग लटक रहे हों तो उनका एक्सेलेरेशन और उनकी टेंशन जो है वो कैसी होती है उसको हमने विद द फार्मूला निकाला था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, लेकिन उससे नेक्स्ट टॉपिक है कि मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि दो जिस्मों की हरकत जो कि एक स्ट्रिंग के सिरों पर अटैच्ड हैं, दैट पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली से गुजर रही है स्ट्रिंग, सच दैट एक जिस्म जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लटक रहा है जबकि दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर एक जिस्म सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ हो और दूसरा जिस्म जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो लटक रहा हो, हैंगिंग पोजीशन में हो, तो फिर टेंशन और एक्सेलेरेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सब अब देखें आप बेटा कि हमारे पास दो जिस्म हैं ए और बी, और ए और बी है, उसमें जो बॉडी ए है उसका मास m1 है, बॉडी बी जो है उसका मास m2 है, दोनों रिस्पेक्टिवली अटैच टू द एंड्स ऑफ ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है जिसमें कुछ भी लचक ना हो, इलास्टिसिटी उसकी इतनी ज़्यादा ना हो। द बॉडी ए जो है वो मूव्स डाउनवर्ड है विद एन एक्सेलेरेशन ए सिंस द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, तो पूरी जो स्ट्रिंग है उसका जो एक्सेलेरेशन है उसको हम ए से इज़हार करेंगे। एज द पुल्ली इज़ फ्रिक्शनलेस, पुल्ली फ्रिक्शनलेस है तो इसका मतलब है टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो क्योंकि यहाँ पर दो जिस्म नीचे के जाने में लटक रहे हैं, एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और एक जो है वो नीचे लटक रहा है, तो हम ये सपोज कर लेंगे कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है उसके अंदर जो टेंशन है वो सेम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये वाला जिस्म जो है इसके बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। अगर कोई जिस्म नीचे लटक रहा हो सिंस द बॉडी ए जो है वो मूव्स डाउनवर्ड्स पोजीशन में है, ठीक है, बॉडी डाउनवर्ड्स पोजीशन में है, देयरफॉर इट्स वेट m1g इज़ ग्रेटर देन इट्स टेंशन t। ठीक है, आपको मैंने कल भी बताया था कि जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको हम पॉजिटिव मीनिंग्स में लिखते होते हैं, जिसका यानी कि वेट ज़्यादा हो तो वेट पॉजिटिव होता है, टेंशन नेगेटिव होता है, अगर टेंशन ज़्यादा हो तो टेंशन पॉजिटिव होती है और वेट नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे वेट टेंशन से ज़्यादा है, वेट इज़ ग्रेटर देन टेंशन, दैट्स वाई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी इक्वल टू m1g माइनस टी। ये क्योंकि वेट ज़्यादा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ w माइनस टी, वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, तो टेंशन को हम नेगेटिव मीनिंग्स में लेके आते हैं। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ बराबर किसके होता है, एम ए के, हमने पहले भी किया हुआ है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। तो ये ज़ाहिर कर रहा है नेट फोर्स को, तो नेट फोर्स हमने क्या निकाली थी, m1g माइनस टी, तो यहाँ पर एफ की जगह पे m1g माइनस टी आ जाएगा, m1g माइनस टी बराबर हो जाएगा m1 ए के। ठीक है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बी आर। अब ये जो दूसरी बॉडी है ऊपर जो पड़ी हुई है, बॉडी बी जो ऊपर पड़ी हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आप देखें बेटा कि यहाँ पे हम तीन तरीके से इसको पढ़ेंगे, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी बी आर, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, ये वैसे नहीं है कि जो दोनों जिस्म लटक रहे हों तो एक नीचे आ रहा हो एक ऊपर जा रहा हो, ये सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, रेस्ट की हालत में है। ठीक है, तो अब इसमें देखें आप कि वेट m2g ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अब उसमें अगर आप देखें वेट जो m2g है वो डाउनवर्ड पोजीशन में है। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की जानब होगी जो इसको m2g को कैंसिल करेगी। ठीक है, तो सेकंड में क्या है, रिएक्शन r ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, जिसको हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर टेंशन जो है इन द पुलिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। तो टेंशन क्योंकि वो सेम है थ्रू आउट द, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रही है वो सारी की सारी टेंशन ही होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो वेट है वो वेट तो और रिएक्शन फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, वो तो सिफर हो जाएंगे। एज द बॉडी हैज़ नो वर्टिकल मोशन हैंस द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स जो है मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स तो ज़ीरो होगी, बाकी कौन सी रह गई, अगर हम तीनों को जमा कर लें, उसमें हम वेट और टेंशन और रिएक्शन फोर्स को जमा कर लें, रिएक्शन और वेट दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल कर रहे हैं,
ठीक है, वो तो एक्शन रिएक्शन को आप कैंसिल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर रह गया टेंशन, तो सारी की सारी वैल्यू सिर्फ टेंशन के बराबर ही हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर होता है ma के, तो यहाँ पे F जो है बेटा वो सारा का सारा हमारे पास सिर्फ टेंशन ही बाकी बच गया, क्योंकि जो इसका वेट था वो रिएक्शन फोर्स की वजह से कैंसिल हो गया था। तो टेंशन बराबर हो जाएगा m2a के। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारी बन गई। पहली इक्वेशन हमने बनाई थी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, दूसरी हमने बनाई है t इज इक्वल टू m2a। अब हमने दो इक्वेशन निकालनी है, वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन और वैल्यू ऑफ टेंशन। अगर आपने वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन निकालनी है तो दोनों इक्वेशंस को जमा कर दें। पहली इक्वेशन थी m1g माइनस टी, दूसरी इक्वेशन थी t। पहली इक्वेशन थी m1a, दूसरी इक्वेशन थी m2a, दोनों को जमा कर लिया, एक हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा m1 प्लस m2, और इधर टी और टी आपस में माइनस टी आपस में कैंसिल हो गए, तो m1g बच गया। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन बराबर आ गया m1g ओवर m1 प्लस m2, यहाँ m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। अगर आपने टेंशन निकालनी है तो टेंशन के लिए आपके पास ये जो एक इक्वेशन आई थी, चलो मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन ए है। ठीक है, तो ये जो अबव इक्वेशन आई थी, आपने क्या करना है, फॉर द वैल्यू ऑफ टेंशन आपने ये पूरी की पूरी एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देनी है। अब इक्वेशन नंबर 2 ये थी बेटा, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें टेंशन इज इक्वल टू m2a, ए जो है उसकी कीमत हमने ये निकाली है m1g ओवर m1 प्लस m2। यही कीमत उठा के आप यहाँ पे a की जगह पे लिख देंगे, तो t बराबर आ जाएगा m1g ओवर m1 प्लस m2। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो t बराबर आ जाएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। बेटा इनके न्यूमेरिकल्स करने के लिए ऑब्वियसली 90% चांस है कि इनके न्यूमेरिकल्स नहीं आते। ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल काम है, प्रैक्टिकल वाले काम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कम ही आते हैं। लेकिन अगर आ भी जाए तो आपने ये फार्मूले कैसे याद रखने हैं। 4 फार्मूले हैं, एक्सेलेरेशन और टेंशन का फार्मूला, जब दो जिस्म आपस में वर्टिकली डाउनवर्ड लटक रहे हों, और जब एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा हो, दूसरा एक वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लटक रहा हो, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जैसे ही वो स्टेटमेंट जो है वो आपको लिख के देंगे, तो उसमें जहाँ पे लिखा होगा कि बोथ मासेस आर वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर आपके पास जो प्रीवियस फार्मूले थे दो, टेंशन का था 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, तो आपने वो फार्मूला इस्तेमाल करना है। एक्सेलेरेशन के लिए भी उनका इस्तेमाल करना है फार्मूला, जो हमने कल पढ़ा था एक्सेलेरेशन का फार्मूला, अगर आपको शायद याद हो, उसमें हमने पढ़ा था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g पढ़ा था। ठीक है, अगर तो बोथ मासेस आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर हम यही वो फार्मूले लिखेंगे जो हमने कल पढ़े थे। अगर लिखा हो कि वन मास इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अनदर इज़ प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस, यानी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ हो, तो फिर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ए वाला जो है वो एक्सेलेरेशन के लिए m1g ओवर m1 प्लस m2, और टेंशन के लिए m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, तो ये था ये बेटा टेंशन और एक्सेलेरेशन के मतलब 2 टॉपिक्स जो हमने कल भी किया और आज भी किया। आई होप आपने बेटर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।